अरेबियन पेनिनसुला जो है हम कर रहे थे एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर। उसके अंदर हमने बाकी कंट्रीज जो है वो कर ली हैं, 7 हैं टोटल, जिनमें से हमने 5 कर लिए थे, बल्कि 6 कर लिए थे, ये सातों हैं सऊदी अरेबिया। वो हम करेंगे KSA, जिसको क्या कहा जाता है, KSA। ये टर्म आपने अक्सर सुनी होगी, एब्रीवेशन देखी होगी, KSA सऊदी अरेबिया के हवाले से। इसका मतलब क्या है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। ये कब नाम पड़ा था? 1932 में जो है ना ये नाम पड़ता है। उससे पहले क्या होता है ये हम डिस्कस करते हैं सारा। अब अरेबियन पेनिनसुला ये जितना भी है, अरेबियन पेनिनसुला का सबसे बड़ा जो मुल्क है वो कौन सा है? सऊदी अरेबिया है। ठीक है, सबसे बड़ा मुल्क। ये कितना कवर करता है? 4/5 एरिया ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला। यानी कि अरेबियन पेनिनसुला का जितना भी है उसको अगर 5 हिस्सों में डिवाइड करें तो उसमें से 4 हिस्से सऊदी अरेबिया के हैं। इतना बड़ा मुल्क है ये अरेबियन पेनिनसुला का, या मिडिल ईस्ट का। तकरीबन कितना है इसका एरिया जो है? इसका एरिया 21,50,000 मुरबा किलोमीटर के। सिर्फ किसकी बात हो रही है? ये सऊदी अरेबिया की बात हो रही है, ना कि अरेबियन पेनिनसुला की, उसका ज्यादा है। अच्छा, इसकी जो कैपिटल है, इसका इसका कैपिटल रियाद है, और इसकी करेंसी क्या है? रियाल है। इसका जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या है? मोहम्मद बिन सुलमान है। ठीक है, मोहम्मद बिन सुलमान। ये जो पिछला ये इमरान है, सुलमान जो बादशाह है उसका बेटा है मोहम्मद बिन सुलमान। ये इस टाइम प्राइम मिनिस्टर भी है। फॉरेन मिनिस्टर कौन है? नवाफ बिन सैद अल मक्की। नवाफ बिन सैद अल मक्की क्या है? फॉरेन मिनिस्टर है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है ना अक्सर आपने न्यूज में देखा होगा कि ये जो है इनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं या प्राइम मिनिस्टर्स हैं, ये अक्सर पाकिस्तान का जो है फॉरेन मिनिस्टर विजिट करते रहते हैं। या हमारे कोई जो जाते हैं मिनिस्टर्स, उनको फॉरेन मिनिस्टर जो है ना वो क्या करता है, उनको डील करता है। तो इसलिए ये खबरों में भी रहते हैं। नवाफ बिन सैद अल मक्की जो है फॉरेन मिनिस्टर है किसका? सऊदी अरेबिया का। अच्छा, आपने देखा होगा आज मैंने आपको कुछ जो है जनरल नॉलेज सेंड किया था, जिसमें मोस्टली जो है ना इसी अरेबियन पेनिनसुला से 3-4 क्वेश्चन पूछे हुए थे, जो कि आपने इसमें करने भी। अच्छा, इसकी थोड़ी सी हम स्टोरी देखते हैं सऊदी अरेबिया की, कि ग्रेटर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ये कैसे बना, आगे इसमें किसकी हुकूमतें आई, स्टार्ट कहाँ से हुआ। आपको मैंने बताया था जो वर्ल्ड वार 1 हुई थी, मैंने उससे पहले बताया यहाँ पे क्या थी सारी, ये सारा जो था ये ओटोमन एम्पायर। ठीक है, वो 1914 में 18 तक रहती है। उसके बाद क्या होता है, वक्त गुजरता है 1916 में। क्योंकि देखिए ये हमेशा लॉबीज की गई है इन मुल्कों को तोड़ने के लिए, और यहाँ पे ग्रेट जो खिलाफत उस्मानिया थी उसको भी तोड़ने के लिए की गई थी। इनके खिलाफ अंदर से ही बगावतें की गई थी। तो जब वर्ल्ड वार 1 होती है तो ये हिस्सा जो है ना, जब खिलाफत उस्मानिया जंग हारने लगती है। जी बाकियों को कोई वॉइस का इशू आ रहा है? नो सर, क्लियर है। अच्छा, खिलाफत उस्मानिया की बात कर रहा था। 1914 से पहले खिलाफत उस्मानिया थी। वर्ल्ड वार 1 जब होती है, जी, जब वर्ल्ड वार 1 होती है उस इस टाइम गवर्नर इजाज, ये गवर्नर फखरुद्दीन पाशा, ये आखिरी ये गवर्नर था किसका? हिजाज का ये गवर्नर था, फखरुद्दीन पाशा, जिसको हिजाज मक्का का गवर्नर भी कहा जाता है। फखरुद्दीन पाशा था। ठीक है, तो इसको फखरुद्दीन पाशा के बारे में क्वेश्चन भी आया है कि टाइगर ऑफ डेजर्ट किसे कहा जाता है? टाइगर ऑफ डेजर्ट कहा जाता है, फखरुद्दीन पाशा को कहा जाता है। ये क्वेश्चन पेपर में आया है। फखरुद्दीन पाशा बड़ा बहादुर और अच्छा, क्या किया जाता है कि फखरुद्दीन पाशा के खिलाफ, क्योंकि यहाँ पे हुकूमत होती है, तो हुसैन बिन अली होता है, हुसैन बिन अली, उसको उकसाया जाता है कि आप जो है ना, असल हक बनता है आपका, क्योंकि आपका इसलिए हक है
क्योंकि आप जो है आका सल्लम के खानदान में से आ रहे हैं, तो आपका हक बनता है, मक्का आपका है। तो ये कुरैश खानदान में से था, ये कुरैश में से था, ठीक है, हुसैन बिन अली। तो इसके खिलाफ इसको उकसाया जाता है, किसके खिलाफ? फखरुद्दीन पाशा के खिलाफ या ओटोमन एम्पायर के खिलाफ। क्योंकि पीछे ओटोमन एम्पायर कमजोर हो चुका होता है वार के दौरान ही। तो इसको उकसाते हैं, भाई आप बगावत करें, हम हुकूमत आपको दे देंगे। इनके पीछे लॉबी क्या थी? सारी ब्रिटिश की थी और अमेरिकन की थी। तो ये उठता है, इनके खिलाफ बगावत करता है। और इस वजह से जो खिलाफत उस्मानिया थी वो क्या करते हैं कि फखरुद्दीन पाशा को वापस बुला लेते हैं, क्योंकि ये अदब करते हैं कुरैश का, तो इनको वापस बुला लिया जाता है। तो ये लड़ते नहीं है, और इस तरह जो है ना, ये हुकूमत किसकी आ जाती है? हुसैन बिन अली की आ जाती है, जिसे शरीफ मक्का कहा जाता है, ठीक है। और ये कौन सी वार थी? मदीना वार थी इस दौरान। इसके बाद जो है 19 वक्त गुजरता है, आगे बढ़ता है, क्योंकि इनकी जो एक प्लानिंग थी, इसको ऐसा ऐसा जो है ना, फिर क्या करते हैं, शरीफ मक्का को पूरी हुक्मरानी देते हैं, फिर इसको ऐसा ऐसा दूर करना शुरू कर देते हैं। तो इसकी जगह फिर ये किसको लेके आते हैं? ये लेके आते हैं अब्दुल अजीज, ठीक है, किंग अजीज जिसको कहा जाता है, किंग अब्दुल अजीज, जो जिसको अल सऊद भी कहा जाता है 1925 के अंदर। और इसने फिर हिजाज मक्का पर हमला किया था, और शरीफ मक्का को क्या किया था? एक्साइल किया गया था, इसको निकाल दिया गया है यहाँ से। और यहाँ पे फिर हुकूमत आ गई थी किसकी? अल सऊद की, अब्दुल अजीज की, अल सऊद। और का नाम पड़ा था 1925 में, अब्दुल अजीज आता है और शरीफ मक्का को बाहर निकाल देता है, और यहाँ पे हुकूमत करते हैं। फिर वक्त गुजरता है 1932 में जाकर, 1932 में जो है हिजाज मक्का का नाम चेंज किया जाता है। इसमें हिजाज मक्का को भी शामिल किया जाता है और जब शामिल किया जाता है, इसमें मदीना, मक्का और शहर भी आ जाते हैं। ये सारे इनको शामिल करके एक बहुत बड़ा मुल्क बनाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? सऊदी अरेबिया, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया बनाया जाता है। अब ये पूछा गया क्वेश्चन कि मक्का का नाम, हिजाज मक्का का नाम चेंज होके किस में पड़ा था? सऊदी अरेबिया में। कब? 1900 देखा, क्योंकि अल सऊद है, जिसको अब्दुल अजीज कहते हैं, किंग अब्दुल अजीज जो है ये बादशाह रहता है 1932 से 1953 तक। ये बादशाह रहा था 1932 से 1953 तक, ये बादशाह रहा था। अब ये देख ले कि देखिए, जब एक प्लांटेड आए हैं ये पूरी प्लानिंग के साथ, गवर्नमेंट बिठाई गई थी अल सऊद की, तो जिस तरह आए हैं, तो अभी उसी तरह ही ये नवाजे जा रहे हैं, और नवाज रहे हैं बाकी हुकूमतों को, फॉरेन्स को। अच्छा, उसके बाद जो है इसके बेटे होते हैं अब्दुल अजीज के, कौन? किंग सऊद। किंग सऊद जो है ना, बाप की डेथ के बाद जो है ना, वो बनता है, हुक्मरान बनता है। वो कौन होता है? 1953 में। 1953 में क्या हुई थी? अब्दुल अजीज की डेथ होती है। उसके बाद 1953 में जो है ना, कौन बनता है? बादशाह सऊद, किंग सऊद बनता है। और ये 1964 तक रहता है। इसके बाद इसका भाई आता है किंग फैसल, ये इसका भाई था। तो ये जो है, ये हुक्मरान रहा था, 1964 में बना था, 1975 तक रहा था, ठीक है। 1975 में इसको मार दिया जाता है। अब किंग फैसल जो है, ये पाकिस्तान के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये 2 विजिट पाकिस्तान के कर चुका होता है। 2 टाइम्स इसने पाकिस्तान का विजिट किया था। एक किया था, एक तो सबसे पहले देखेंगे कि जो OIC फॉर्मेशन थी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, जो बनी, वो कब बनी थी? 1969 में। 1969 में बनती है। और किसके दौर में बनती है? किंग फैसल के दौर में। इसमें किंग फैसल का बड़ा किरदार था, ठीक है। उसके बाद ये 2 बार पाकिस्तान भी आया था। इसी वजह से इसके नाम के ऊपर 2 नाम रखे गए थे। एक फैसलाबाद का नाम रखा गया था, बैलपोर्ट था, मौजूदा नाम इसका फैसल रखा गया, फैसलाबाद रखा गया, किसके नाम पे? किंग फैसल के नाम पे। इसके अलावा जो आ जाता है इस्लामाबाद की, उसका नाम भी इसी के नाम के ऊपर रखा गया था, किंग फैसल के नाम पे, ठीक है। इसकी फाउंडेशन स्टोन जो रखा गया था फैसल मास्क का, वो 1976 में रखा गया था, और ये ओपन हुई थी 1986 में। 10 साल लगे थे इसको बनने में।
उसके बाद जी मैंने पहले बताया कि किंग सऊद और किंग फैसल दोनों भाई थे। किसके बेटे थे? ये दोनों के दोनों बेटे थे अब्दुल अजीज के, जो पहला पहला बादशाह था इसका। 1925 से 32 तक रहा, 1932 53 तक रहा। तो अब्दुल अजीज के ये बेटे थे दोनों, सऊद भी और फैसल भी। उसके बाद जो है किंग खालिद आता है इनके बाद। किंग खालिद, किंग खालिद हुक्मरान बनता है 1976 में। 1976 से जो है ना, क्योंकि 1975 में उसकी डेथ होती है, उसके बाद 1976 में हुक्मरान बना दिया जाता है। ये 1982 तक रहता है। उसके बाद 1982 के बाद जो है ना फिर किंग फहद आता है। किंग फहद बादशाह बनता है 1982 में और रहता है 2005 तक, 1982 से 2005। इसी के दौर में क्या बनाई जाती है? फहद, किंग फहद काजवे, जो कि मैंने आपको जनरली बताया भी था, आगे हम डिटेल से भी पढ़ेंगे। तो किंग फहद काजवे बनाई गई थी इसी के दौर में 1986 में। उसके बाद आता है किंग अब्दुल्ला 2000 में। 2005 में ये बादशाह बनता है और रहता है 2015 तक। उसके बाद 2015 में किंग सुलेमान आया है, बादशाह सुलेमान। तो ये अभी तक जो है ना ये मौजूद है बादशाह सुलेमान। और फिलहाल किंग बादशाह सुलेमान, इसका बेटा जो है शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान है, जो कि इस टाइम प्राइम मिनिस्टर पे है। इस टाइम जो करंट किंग है वो कौन है? किंग सुलेमान है। 2015 में बना है, अभी तक जा रहा है ये। ठीक है, 2025 हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं उसको। अच्छा, अब सऊदी अरेबिया देख, सऊदी अरेबिया इस रीजन का सारा दारोमदार है किसके ऊपर? ऑयल के ऊपर है। तो जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, आपने देखा होगा कि जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज हो रही है। वो किससे, फ्यूल से हट के किसकी तरफ जा रही है? इलेक्ट्रिक की तरफ जा रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ। जब ये सारा कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जा रहा है तो फ्यूल की कंजप्शन किसने करनी है? मुझे बताओ, इनसे तेल किसने खरीदना है? ये तो भूखे नंगे मरेंगे। तो इस वजह से जो है ना ये क्या कर रहे हैं, ये एक ऐसा शहर डेवलप कर रहे हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, जिसको क्या कहा जाता है? नियोम सिटी कहा जाता है, नियोम सिटी। तो नियोम सिटी किस दरिया के किनारे के ऊपर बनाया जा रहा है? रेड सी के, ये वाला रेड सी है। तो रेड सी के किनारे के ऊपर यहाँ पर जो है ना ये नियोम सिटी बनाया जा रहा है यहाँ पे। और ये दुनिया का जदीद तरीन शहर है। और ये किसकी मदद से बनाया जा रहा है? मुआहदे के तहत। ये इसराइल के साथ मिलकर बनाया जा रहा है, उनके मुआहदे के तहत बनाया जा रहा है। इसलिए तो सऊदीया बोलता नहीं है। और क्योंकि इसराइल इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और लेटेस्ट जो है ना शहर है जिसके अंदर कोई रोड नहीं होगी, सारी की सारी ट्रैफिक क्या होगी? फ्लाई ट्रैफिक होगी सारी की सारी। तो इस तरह का जो सिटी बनाया जा रहा है, जिस तरह दुबई है उस तरह का ये बनाया जा रहा है, ताकि लोगों से जो है ना टूरिज्म के जरिए हम क्या करें? अपना इकोनॉमी चला सकें। तो इस वजह से इफ्तिताह किए हैं रिसेंटली, जो है ना ये कॉन्सर्ट भी हुआ था सऊदी अरेबिया में, ये भी नियोम सिटी के अंदर हुआ है। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो नियोम सिटी है ये किस प्रोविंस के अंदर बनाया जा रहा है? तब्बूक के अंदर, तब्बूक के प्रोविंस में बनाया जा रहा है। मुझे बताइएगा यहां तक आपको कि चलें, उसके बाद हम आते हैं इराक की तरफ। सबसे पहले देख लीजिएगा कि इराक क्या है, कौन सा है। ये रहा आपका सारा का सारा इराक। ये क्या है? इराक है। नियोम ये उसकी इसराइल की कॉपरेशन से, इन्वेस्टमेंट इसराइल की है सारी, यानी वहां से फंडिंग ली जा रही है। मेजर हुई है, और भी हैं साथ। अच्छा, तो ये जो है इराक का देखिएगा, जहाँ पे हम सारे शहर पढ़ेंगे, ये बड़ा मशहूर है, दुनिया का पुराना तरीन है शहर है। और कैपिटल इसका क्या है? बगदाद है। कैपिटल क्या है इराक का? बगदाद कैपिटल है। इसकी करेंसी क्या है? दिनार है। और इसने यूके से कब इंडिपेंडेंस हासिल की थी? 1932 में, 1932 में जो है ना इसने क्या की थी? आज़ादी हासिल की थी यूके से। और ये पुराना शहर है दुनिया का। इसका ओल्ड नेम क्या है? मेसोपोटामिया। ओल्ड नेम मेसोपोटामिया इसका ओल्ड नेम है।
और ये सारा का सारा किसके अंडर आता, ग्रीक के अंडर आता, ये सारा खिता ये ग्रीक के अंडर आता। आपने देखा होगा अक्सर उनका जो है कैपिटल था मेसोपोटामिया, ये मूवीज के अंदर भी आपने चेक किया हो तो उसमें भी बड़ा नाम होता है इसका। मेसोपोटामिया बेसिकली क्या है, इराक है, यानी बगदाद को कहा जाता है, सॉरी इराक को कहा जाता है, नॉट बगदाद, बगदाद तो उसका कैपिटल है, इराक को मेसोपोटामिया कहा जाता है, ओल्ड नाम क्या है, मेसोपोटामिया है। अब मेसोपोटामिया का बेसिकली मतलब क्या था मेसोपोटामिया का मतलब था कि दो दरियाओं की, मतलब क्या है, मेसोपोटामिया का मतलब है ये एक दरिया यहाँ से आ रहा है जिसको यूफ्रेट रिवर कहा जाता है। मैं दोबारा से लिखता हूँ, ठीक है, जिसको दरिया दजला कहते हैं। तो जहाँ पे मिलते हैं वो बसरा है। तो आगे जब जाता है तो ये शतुल अरब जाता है, ये हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये दो दरियाओं के दरमियान की जमीन थी, सरजमीन थी। तो दो रिवर्स के दरमियान की जो ये लैंड थी, इसका मतलब क्या है, मेसोपोटामिया है। मेसोपोटामिया का मतलब क्या है, दो दरियाओं के दरमियान की जगह। कौन से, टिग्रिस और यूफ्रेट्स। टिग्रिस कहा जाता है दरिया दजला को, यूफ्रेट्स कहा जाता है दरिया फरात को। और ये चेंज हुई थी, इसका नाम चेंज किया गया था इराक के नाम पर, कब किया गया था, 1921 में। इसका नाम चेंज किया गया था 1921 में, चेंज किया गया था। मेसोपोटामिया से क्या रखा गया था, इराक रखा गया था। अच्छा, इसमें जो है, अब मैंने आपको बताया यहां से आ रहा है यूफ्रेट्स रिवर, यानी कि कौन सा दरिया है, दरिया फरात, ये वाला यहां से आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर कुछ शहर हैं दरिया फरात के ऊपर, कौन से हैं, नजफ भी इसी के ऊपर है, ठीक है, कोफा भी इसी के ऊपर है, करबला भी इसी के ऊपर है, और जहां पे मिलते हैं इराक में बसरा में, ये भी इसी के ऊपर। और इधर से रिवर आता है कौन सा, इधर से रिवर आता है दजला। तो जब ये मिलते हैं इस जगह पे, इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, बसरा कहा जाता है। तो ये बसरा के मकाम पर मिलते हैं, जहां पे राबिया बसरी पैदा हुई थी। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नजफ के बारे में भी अलग से पूछा गया है, कूफा के बारे में भी पूछा गया है, करबला के बारे में पूछा गया है। ये कौन से दरिया के किनारे के ऊपर है, दरिया फरात, जिसको यूफ्रेट रिवर कहा जाता है। उसके बाद बगदाद क्या है, बगदाद, बगदाद जो है बेसिकली यहाँ पे आके ना आगे जहां पे कुवैत से ऊपर, ये असल में जो है ना, हाँ बगदाद जो है ये ठीक है, इसी किस रिवर के ऊपर है, टिग्रिस दजला रिवर के ऊपर, सही है। बगदाद जो है दजला रिवर के ऊपर है, ऐसे ये दजला आ रहा है, इधर से फरात आ रहा है, तो यहाँ पे बस रहा है। तो ये रहा आपका ये वाला जिसको मैंने हाईलाइट किया है ज्यादा, ये जो है ये बगदाद है। बगदाद किस दरिया के किनारे के ऊपर है, दरिया दजला, जिसको टिग्रिस रिवर कहा जाता है। मुझे बताएगा यहां तक आपको क्लियर है, बताइएगा, ओके यहाँ तक। जी सर, चले आगे। चले जी, उसके बाद हम आगे आते हैं कि बगदाद सिटी जो है ये एस्टेब्लिश कब किया गया था। बगदाद सिटी बेसिकली, इस बगदाद के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। बगदाद जो है एस्टेब्लिश किया गया था 762 में। किसने किया था, अबू जाफर अल मंसूर ने, अबू जाफर अल मंसूर ने किया था इसको। ये जो है बेसिकली उमैया डायनेस्टी के उनमें से था, हुक्मरानों में से। अबू जाफर अल मंसूर ने इसको किया था, बगदाद को सेटल किया था, एस्टेब्लिश किया था। और इसके अंदर एक बड़ी मशहूर जगह है इस पूरे इराक के अंदर, जिसको क्या कहा जाता है, हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन। हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन अक्सर क्वेश्चन पूछा गया पास पेपर में। ये कहाँ पे है, इराक में है। ये बड़ी अजीब किस्म, ये बड़ी खूबसूरत किस्म की जगह है, जिसको जो है क्या कहा जाता है, इसको आठवां अजूबे के तौर पर भी कहा जाता है कि आठवां अजूबा है ये, हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन। इसके बाद हलाको खान ने बगदाद को कब फतह किया था, ये भी क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। इसने 1258 के अंदर जो है ना बगदाद को क्या किया था, फतह किया था। उसके बाद राबिया बसरी, ये जो है इसके बारे में देखिएगा। राबिया बसरी जो है ये इराक, बसरा की थी बेसिकली। कहाँ से, इराक से, बसरा इराक से थी।
अच्छा, इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है, ये भी आया है कि राबिया बसरी कहाँ से थी? बसरा से थी, इराक से। पैदा कब हुई थी? हिजरी का आया हुआ है पास पेपर में। पैदा हुई थी 96 हिजरी को। कब हुई थी? 96 हिजरी। अगर हम साल देखें तो 713 ईस्वी बन 713 ईस्वी और 96 हिजरी। और इसकी डेथ के भी बारे में आ चुका है कितना, 183 हिजरी या 184 हिजरी भी आया है बारे में। जो बनता है वो 801 बनता है। अब हम आते हैं जॉर्डन की तरफ। उर्दन, जॉर्डन जो है और इसका कैपिटल ओमान है। ठीक है, कैपिटल क्या है? अमान। ओमान, ये ओमान मुल्क है, ये इसका अमान कैपिटल है। ठीक है, इसकी करेंसी भी दिनार है। अच्छा, यहाँ पे जो है जॉर्डन के अंदर ये वाहिद दुनिया का खिता है, वाहिद खिता है जहाँ पे आज भी आप सल्लम के खानदान की हुकूमत है। ठीक है, हाशमी खानदान की आज भी हुकूमत है। और इसका जो हेड ऑफ द स्टेट है वो कौन है? किंग अब्दुल्ला है। ठीक है, इसके जॉर्डन कौन है? किंग अब्दुल्ला। अब यहाँ पे जो पोस्ट मिलती है आसर सलम से, वो कितनी पोस्ट पे जाके मिलते हैं? ये 41 जो है शजा नसब पे जाके आसर सलम से ये मिलते हैं, 41 पोस्ट के ऊपर। तो ये वाहिद मुल्क है जिसके अंदर आज भी कुरैश की हुकूमत है। अब हम आते हैं थोड़ा सा रेड सी और इनको देखते हैं। ठीक है, तो ये वाला एरिया, ये सारा, ये रेड सी कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? रेड सी कहलाता है। ये मिस्र है। अब हजरत जो मूसा अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने जब दरिया क्रॉस किया था, समंदर, वो कौन सा था? बेसिकली वो रेड सी, रेड सी क्रॉस किया था। क्या? रेड सी में नहीं गए थे बल्कि रेड सी में गए थे। अच्छा, रेड सी जो है ये किसकी इनलेट है? ये देखिए, ये रेड सी, ये हो गया, रेड सी हो गया। और यहाँ पे क्या है? इंडियन ओशन है। क्या है? इंडियन ओशन या अरेबियन सी। अब ये रेड सी जो है ये क्या है? इनलेट है किसका? इंडियन ओशन का। वाटर इनलेट है किसका? इंडियन ओशन का, ये वाटर इनलेट है। और ये किसके दरमियान है? ये एशिया है। ठीक है, रेड सी किसके दरमियान है? ये एशिया। और इधर क्या है? अफ्रीका। एशिया और अफ्रीका के दरमियान है। अब देखिए, ये मैं क्यों हर चीज को मेंशन कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछता है डिफरेंट तरीके से। ठीक है, इसके ईस्ट में क्या है, इसके वेस्ट में क्या है, या दोनों से किस जो है ना कॉन्टिनेंट के दरमियान है। ठीक है, तो ये पूछ लेता है। इसके अलावा ये कनेक्टेड करता है किसको? ये जो रेड सी है, मैंने बताया रेड सी ये इनलेट है किसका? इंडियन ओशन का। अब ये इंडियन ओशन के साथ किसके जरिए कनेक्टेड है? यहाँ पे एक स्टेट बनती है, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये एरिया हो गया और ये हो गया, ये इंडियन ओशन है। यहाँ पे एक स्टेट तंग पट्टी बन रही है, पट्टी, ये वाली स्टेट, जिसको क्या कहा जाता है? बाब अल मंदीब स्टेट कहा जाता है। ये स्ट्रेटेजिकली रेड सी और इंडियन ओशन को आपस में मिलाती है। किसको? रेड सी और इंडियन ओशन। और किसको अलग करती है? ये अलग करती है पेनिनसुला यमन को, इजिप्ट या एरिटेरिया, डिजिबूटी को भी अलग करती है। ठीक है, और एरिटेरिया को भी अलग करती है। किससे? यमन से। कौन सी स्टेट अलग करती है इनको? इनको करती है स्टेट बाबल मंदीब। अब अगर साउथ के किसके जरिए कनेक्टेड है? बाबल मंदीब स्टेट के जरिए। किसके साथ? अरेबियन सी या इंडियन ओशन के साथ। अब ऊपर अगर हम देखें, तो ऊपर अगर हम देखते हैं तो चेक कीजिएगा, ये वाला जो है, ये यहाँ पे कैनाल है, स्विज कैनाल। ठीक है, स्विज कैनाल बनाई गई थी जो कि मेडिटेरेनियन सी और इंडियन ओशन, सॉरी, रेड सी को आपस में क्या करती है? पैसेज देती है और कनेक्ट करती है। कौन सी? स्विज कैनाल। अगर हम यहाँ पे देखें तो नॉर्थ में ये किसके साथ कनेक्टेड है? नॉर्थ में जो है ना ये रेड सी किसके साथ कनेक्टेड है?
ये मेडिटेरियन सी के साथ कनेक्टेड है, किसके जरिए, स्विस कैनाल के जरिए कनेक्टेड है। ऊपर ये सिनाई पेनिनसुला भी आ जाता है यहाँ पे, गल्फ ऑफ अकाबा भी, ये मैं बल्कि मजीद इसको थोड़ा सा नीचे कर लूं, यहाँ पे जो है सिनाई पेनिनसुला भी इधर आता है, इधर गल्फ ऑफ अकाबा भी आता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है स्विस भी आ जाता है यहाँ पे, स्विस पेनिनसुला भी जिसको कहा जाता है। तो ये सारे एरिया यहाँ पे क्या है, रेड सी के साथ कनेक्टेड है, किसके जरिए, स्विस कैनाल के जरिए। ये पॉइंट क्लियर हो गए, बताइएगा। जी। अब बाबुल मंदीव स्टेट हमने पढ़ी कि क्या करती है बाबुल मंदीव स्टेट। ये जो स्टेट है, ये तंग पट्टी, ये बाबुल मंदीब है। स्टेट क्या होती है मैं बताता चलूं, क्योंकि जैसे लैंडलॉक्ड बताया था, बोलता जाए। स्टेट बेसिकली पानी की जो है ना, ये तंग पट्टी होती है जो कि बहुत बड़े पानी के खित्तों को आपस में मिलाती है। ये भी वाटर बॉडी है, ये भी वाटर बॉडी है, ये जो तंग पट्टी है ये भी वाटर बॉडी है, ठीक है। और ये क्या कर रही है, दो पानी के बड़े खित्तों को आपस में मिला रही है, और दो खुश्की के बड़े खित्तों को आपस में अलग कर रही है। इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेट कहते हैं। अब ये तंग पट्टी है, इधर दो खुश्की के बड़े खित्ते हो गए, इधर क्या होगा, वाटर बॉडी, और ये भी वाटर बॉडी होगी, तो ये क्या होगी, स्टेट। इसको क्या कहा जाता है, बाबुल मंदीब स्टेट कहा जाता है। अब ये पूछता है किसके दरमियान है, इधर क्या है, यमन, और इधर क्या है, इधर जो है ये डिजिबूटी या एरिटेरिया, जिसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। ये एरिया जो है सारा, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है। इस तरह हॉर्न क्या होता है, हॉर्न होता है खुर को कहते हैं, ठीक है। जिसका खुर नुमा होती है ना शक्ल, घोड़ों के पाँव होते हैं, खुर होते हैं, उस तरह की जो ये शक्ल है, इसलिए को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, इनको अफ्रीका के खुर कहा जाता है। यहाँ पे ये चार मुल्क हैं, कौन से, सीड के नाम से, सूडान, इजिप्ट, एरिटेरिया और डिजिबूटी। तो हम पढ़ रहे हैं बाबुल मंदीब स्टेट, ये किसको, यमन को, और इधर डिजिबूटी एरिटेरिया को आपस में अलग करती है। अच्छा, इसका एक और नाम भी है, वो पूछता है ग्रेट गेट ऑफ टेयर किसको कहा जाता है, बाबुल मंदीब को कहा जाता है। गेट ऑफ टेयर्स, आंसू का गेट किसको कहा जाता है, गेट टेयर्स, बाबुल मंदीब स्टेट को कहा जाता है, गेट ऑफ टेयर्स कहा जाता है। इसकी जो लेंथ है तकरीबन, ये लंबाई जो है 50 किलोमीटर है, और इसकी जो डेप्थ है तकरीबन 180 मीटर है। 50 किलोमीटर इसकी लेंथ होगी, और डेप्थ 180। जी जी, क्या हुआ है। अच्छा, व्हाइट एयर कहा जाता है इसको, इसलिए टेयर ऑफ ये कहा जाता है बाबुल मंदीब को, गेट ऑफ टेयर्स। ये की जो पैसेज है अरेबियन इंडियन ओशन का, वो बेसिकली रेड सी के साथ कनेक्टेड है। इस वजह से जो है इसको टेयर, आंसू की जो है ना, गेट जाता है। तो यहाँ पे आपके जितने भी है ये पैसेज, ज्यादातर ये एरियाज हैं सारे। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो ये आपकी गजवात भी हो चुकी हैं, बहुत सारी यहाँ पे वार्स भी हो चुकी है इस एरियाज के अंदर। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, गेट ऑफ टेयर्स कहा जाता है इसको। अच्छा, उसके बाद है हॉर्न हरमूज स्ट्रेट। अच्छा, एक और चीज देखें, ये रेड सी इसी बाबुल मंदीब के जरिए वो पूछ सकते हैं, एक तो कनेक्टेड है इंडियन ओशन के साथ, दूसरा किसके साथ कनेक्टेड है, पूछ सकता है क्वेश्चन, गल्फ ऑफ एडन। ये जो गल्फ बन रही है इसको क्या कहते हैं, गल्फ ऑफ एडन यहाँ पे बनती है। मैं एक और कलर से मेंशन करता हूँ, इस कलर से, तो ये गल्फ ऑफ एडन बन रही है यहाँ पे। तो गल्फ ऑफ एडन के साथ भी ये कनेक्टेड है, बाबुल मंदीब रेड सी के जरिए कनेक्ट करती है। उसके बाद हरमूज स्ट्रेट की बात करें, तो हरमूज स्ट्रेट जो है ये पाई जाती है किधर, ये होगी हरमूज स्ट्रेट, ये वाली, ठीक है। ये हरमूज स्ट्रेट है, इसको हम क्या कहते हैं, हरमूज स्ट्रेट कहा जाता है। ये वाली होगी, ये हरमूज स्ट्रेट है जी। सबको साउंड वॉइस का इशू आ रहा है या किसी एक को।
ये बताइएगा, वॉइस का इशू आ रहा है? ओके जी, चले। अच्छा, इसको क्या कहा जाता है? हरमूज स्ट्रेट कहा जाता है। चले, ओके ओके। हरमूज स्ट्रेट जो है, देखिए यहाँ पे क्या है, ये पर्शियन गल्फ है। यहाँ पे क्या है, ये अरेबियन सी है, इंडियन ओशन भी इसको कहा जाता है। और यहाँ पे जो बनती है वो गल्फ ऑफ ओमान बनती है। ठीक है, ये गल्फ ऑफ ओमान बन रहा है, ये हरमूज स्ट्रेट है, ये पर्शियन गल्फ है, और ये इंडियन ओशन। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो ये बनते हैं, जो हरमूज स्ट्रेट है वो किसको कनेक्ट करती है? वो इंडियन ओशन या अरेबियन सी को पर्शियन गल्फ के साथ करती है। दूसरा, गल्फ ऑफ ओमान को भी पर्शियन गल्फ के साथ कनेक्ट करती है। इसके अलावा ये किसको अलग करती है? ये ईरान को और किसको अलग करती है? अरेबियन पेनिनसुला यानी कि ईरान और ओमान को या यूएई को अलग करती है। अच्छा, इसके अलावा ये वाहिद दुनिया का सी पैसेज है, दुनिया का ये वाहिद सी पैसेज है, जिसलिए इसको क्या कहा जाता है? गल्फ कंट्रीज भी कहा जाता है। ये दुनिया का वाहिद पैसेज है, दुनिया का तकरीबन, जी म्यूट कीजिएगा। अच्छा अच्छा, दुनिया का तकरीबन 30 से 40% ऑयल जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है वो किया जाता है। ठीक है, 30 से 40% जो ऑयल है वो किसके जरिए एक्सपोर्ट हो रहा है? इसी जो है स्टेट ऑफ हरमूज के जरिए हो रहा है। यहाँ से जो है ना, ये इंडिया भी जाता है, यहाँ से चाइना भी जाता है, यहाँ से जो है अमेरिका भी जाता है, पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी आता है। ये सारा का सारा कहाँ से आ रहा है? स्टेट ऑफ हरमूज से। 30 से 40% जो फ्यूल है उसका पैसेज यही स्ट्रेट है। उसके बाद इसके हवाले से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए, ये कैनाल है, ये स्विस कैनाल है, ये वाली, ये छोटी सी कैनाल बनेगी, यहाँ पे डॉट दिखाया गया है, ये स्विस कैनाल का है। स्विस कैनाल जो है बेसिकली ये कनेक्ट करती है किसको? ऊपर मेडिटेरेनियन, नीचे के है रेड सी, जिसको बुहिर एम्बर भी कहा जाता है, रेड सी को। मेडिटेरेनियन सी और सी को आपस में कौन सी कैनाल कनेक्ट करती है? ये स्विस कैनाल जो है कनेक्ट करती है। इसके अलावा ये डिवाइड कर सर मैप थोड़ा बोल्ड करें। जी, क्या कह रहे हैं? आवाज नहीं आ रही आपकी, दोबारा बताइएगा, पूछिएगा। मैप थोड़ा ना बोल्ड करें, थोड़ा सा वाज़िया करें, बड़ा करें। आप अपनी स्क्रीन को रोटेट करें, रोटेट करेंगे आपको बड़ी स्क्रीन नजर आएगी। ठीक है, स्क्रीन अपनी रोटेट करें आप, लैंडस्केप में लेके। चले, अच्छा ये मैंने बताया, चले मैं बताता हूँ। ये जो है ना, ये स्विस कैनाल है, ये रेड सी हो गया, ये मेडिटेरेनियन सी हो गया। अब ये क्या कर रही है? रेड सी और कौन सी स्विस कैनाल, और इधर क्या है? इजिप्ट, अफ्रीका, इधर क्या है? एशिया। एशिया और अफ्रीका को आपस में क्या करती है? डिवाइड भी करती है, अलग करती है। पैद कैनाल है जो एशिया और क्या करती है? अफ्रीका को अलग करती है। अच्छा, इसके अलावा इसकी जो लेंथ है, मैंने आज आपको भेजा हुआ था, उसके अंदर भी ये थी। इसकी लेंथ जो है वो एक से एग्जैक्ट 193.30 है, लेकिन राउंड अबाउट पूछता है पेपर में 190 या सम टाइम 194 भी पूछ लेता है। ठीक है, तो इसलिए 193 क्या है इसकी एग्जैक्ट, आप एग्जैक्ट करेंगे इसको। और इसके बाद जो है इसकी कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 25 अप्रैल 1859 को बनना शुरू हुई थी। 25 अप्रैल 1859, 10 साल लगे थे इसको। 17 नवंबर 1869 को जाके कंप्लीट हुई थी, 10-11 साल में।
अच्छा, स्विस कैनाल को ये क्वेश्चन पूछा गया, नेशनलाइज कब किया गया था? 1956 में। किसने किया था? जमाल अब्दुल नासिर ने, 1956 में। 1956 में फिर जब ये करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, अमेरिकन हो गए या ब्रिटिश हो गए, फ्रांस, उनका बड़ा इन्फ्लुएंस था इस एरिया के ऊपर, क्योंकि ये जो है उनके लिए ट्रेड का पर्पस थी ये कैनाल। तो ये बेसिकली फिर इसने अपने कब्जे में ले ली थी, नेशनलाइज कर ली थी जमाल अब्दुल नासिर ने। तो इनको थ्रेट पड़ा, फिर इन्होंने क्या किया, कोशिश की कि हम क्या करें, मिस्र के ऊपर जो है हमला करने की कोशिश करें और स्विस कैनाल को जो है ना हम छुड़वाएं, और इसराइल भी साथ मिला था, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब जो है ना ये किसके अंडर है? ये इजिप्ट के अंडर ही है स्विस कैनाल। 1956 में नेशनलाइज हुई थी, जमाल अब्दुल नासिर के जरिए की थी उसने। अच्छा, पर्शियन गोल्फ के बारे में देखते हैं, ज्यादा नहीं, इसके बारे में हम लाइट सा देख लेंगे। पर्शियन, इसके ऊपर जितने कंट्रीज हैं सारे गोल्फ कंट्रीज कहलाते हैं। इसको अरेबियन गोल्फ ही कहा जाता है। पर्शियन गोल्फ को क्या कहा जाता है? अरेबियन गोल्फ भी कहा जाता है। और बनता है ये बेसिकली वेस्ट एशिया कहलाता है। तो वेस्ट एशिया का मेडिटेरेनियन सी किसे कहा जाता है? वेस्ट एशिया का कहा जाता है किसको? पर्शियन गोल्फ को कहा जाता है। ये बहुत बड़ा दरिया है ये भी, ठीक है। और ये किसके दरमियान है? इधर ईरान है, इधर अरेबियन पेनिनसुला है, उसके दरमियान ये पर्शियन गोल्फ पाया जाता है। और बेसिकली मैंने भी बताया ये इंडिया के साथ कनेक्टेड है, किसके जरिए? या गल्फ ऑफ ओमान के जरिए। यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है, ये हम आगे पढ़ेंगे, इसके जरिए कनेक्टेड है किसके साथ? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि हमने अभी पढ़ी है। इसका एरिया आप देख लीजिएगा, क्या लिया ये आप याद करना चाहे ना करना चाहे आपकी मर्जी है। 2,51,000 मुरब्बा किलोमीटर इसका एरिया है, और इसकी जो डेप्थ है वो 50 मीटर है। लोकेशन इसकी वेस्ट एशिया है, और लेंथ इसकी 989 किलोमीटर है। मिनको इतनी की तेरी पेंसिल ही बाहर नजर ना आवे। म्यूट कीजिएगा। हाँ जी, अब हम आते हैं गल्फ ऑफ ओमान तरफ। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा जो है मैं आपको और भी बताता जाऊंगा। गल्फ ऑफ ओमान की बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे लिखा होगा गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है, ये वाला। तो पिक्चर को जूम करने की वजह से उसको बड़ा एक्सपेंड जो किया, उसकी वजह से थोड़ा सा ये डिजिट ऊपर नीचे हो गए। तो ये वाला जो एरिया सारा, ये गल्फ ऑफ ओमान कहलाता है। ये वाला एरिया, ये गल्फ ऑफ ओमान, ये गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। ये वाला एरिया क्या है? गल्फ ऑफ ओमान कहलाता है, ये लिखा हुआ है गल्फ ऑफ ओमान। अब गल्फ ऑफ ओमान जो है, इसके बारे में क्या है? इसको गल्फ ऑफ मकरान भी कहा जाता है। गल्फ ऑफ ओमान को क्या कहा जाता है? गल्फ ऑफ मकरान कहा जाता है। ये अरेबियन जो है सी को कनेक्ट कर रही है किसके साथ? पर्शियन गल्फ के साथ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इसी स्ट्रेट के जरिए अरेबियन और है कनेक्ट हो है। इसके अलावा ये बॉर्डर शेयर करती है किसके साथ? जो ओमान है, इसमें ओमान का बॉर्डर भी आता है, ईरान का भी आता है, इसमें यूएई का बॉर्डर भी आ जाता है इसमें। इसका एरिया 1,81,000 मुरब्बा किलोमीटर है, और इसकी डेप्थ 450 मीटर है, और इसका जो मैक्सिमम डेप्थ है वो 3700 मीटर है, और इसकी वेथ जो है वो 340 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ये याद चीजें रखना, तो आपको ज्योग्राफिकली बताया है वो लाजमी आपने देखना है। ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपके लिए। उसके बाद है गल्फ ऑफ एडन की बात करें, तो मैंने बताया जब मैंने इसको मूव किया तो इस वजह से ये थोड़ा सा हो गया, इसको सेट करना पड़ेगा, मैं आपको दोबारा भेजूंगा। तो यहाँ पे ये जो है ये गल्फ ऑफ है, सॉरी एडन, ये क्या है? गल्फ ऑफ एडन, सॉरी ये नहीं, बल्कि गल्फ ऑफ एडन जो है यही है, यही है, ठीक है। ये गल्फ ऑफ एडन हो गई, यहीं पे गल्फ ऑफ एडन है, और इसी के साथ क्या है? गुरदाफी स्ट्रेट भी है, गल्फ ऑफ एडन, ये गल्फ ऑफ। तो गल्फ ऑफ एडन जो है ये इंडियन ओशन के साथ है, कनेक्टेड है, ठीक है। और ये किसके दरमियान है? ये यमन और इधर क्या है? डिजिबूटी, ये वाला, ये डिजिबूटी।
डिजिबूती के दरमियान में, एरिट्रिया भी आ सकता है, डिजिबूती भी आ सकता है, यमन और डिजिबूती के दरमियान में है ये। और ये जो है इसके साथ और भी है जिसको गुरदाफी चैनल कहा जाता है, इसके साथ यहाँ पे एक स्टेट बनती है या चैनल बनता है, जिस तरह स्टेट नुमा एक बड़ा जो है वो होता है, उसको क्या कहते हैं, चैनल। ये इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे एक चैनल बनता है जिसको गुरदाफी स्टेट कहा जाता है, ये वाला। अब जो गल्फ ऑफ एडन है उसका एरिया 41 मिलियन किलोमीटर है, और जो एवरेज डेप्थ है वो 500 मीटर है। अब गुरदाफी चैनल जो है ये सोमालिया और यमन के दरमियान है। एडन की बात करें तो यमन और डिजिबूटी के दरमियान। जब गुरदाफी की बात करें स्टेट की तो किसके दरमियान है, यमन और सोमालिया के दरमियान में है। अब ये किसको कनेक्ट करती है गुरदाफी चैनल, ये गल्फ ऑफ ओमान को इंडियन ओशन के साथ, यहाँ पे जो चैनल बन रहा है इसको क्या कहते हैं, गुरदाफी चैनल, ये इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है ये। जी बता, यहां तक आपको क्लियर हो गया? जी। उसके बाद आते हैं मेडिटेरेनियन सी। ये मेडिटेरेनियन सी है, ये ऊपर वाला सारा मेडिटेरेनियन सी जो है ये कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन को साउदर्न। ऊपर ये देखें, ये यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, ठीक है, ये वाला मेडिटेरेनियन सी अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है इसके साथ, ठीक है। इसके अलावा ऊपर क्या है, ऊपर यूरोप है सारा, इधर अफ्रीका है, ठीक है, ऊपर यूरोप है, यूरोप हो गया। तो यूरोप का जो साउदर्न पार्ट है उसको कनेक्ट करता है ये अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी, ये सारे आपस में क्या है, कनेक्टेड है। अब इसकी जो है एरिया जो है 2.5 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है, इसकी एवरेज डेप्थ 1500 मीटर है और इसकी मैक्सिमम डेप्थ 5109 मीटर है। अब इसके अलावा अरेबियन सी की बात करें तो अरेबियन सी हमारा सारा कनेक्टेड है। इधर जो है कोशिश ये ओमान का हो गया, इधर जो है यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान हो गई, और इधर ईरान हो गया, और इधर पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, ये सारे क्या है, अरेबियन सी है यहाँ पे। ये इनलेट है अरेबियन सी। इसका एरिया 3.862 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर और इसकी डेप्थ जो है 2734 मीटर है। अच्छा, अब कुछ करते हैं, इनके ईयर डिस्कस कर लेते हैं, किस ईयर में हुई थी। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप डिटेल पढ़ना चाहें तो लिखी हुई है पेपर में, इतना नहीं पूछता, लेकिन आपके लिए मैंने यहाँ पे दी है। इराक और कुवैत वार, ये मैंने पहले बताई थी, 1991 में शुरू हुई थी, 1992 में एंड हुई थी। जब किसने हमला किया था, सदाम ने, सदर सदाम ने किया था कुवैत के ऊपर। किसके लिए, बेसिकली ये वार थी, अपने इकोनॉमिक वार थी उसकी, के रिसोर्सेज के ऊपर हमला करने के लिए, अपने कब्जे में लेने के लिए। अच्छा, उसके अलावा इराक और कुवैत और कब शुरू होती है, 1991 में, खत्म होती है 1992 में। उसके बाद अबू मूसा डिस्प्यूट, ये बेसिकली अबू मूसा डिस्प्यूट जो है, ये जो है किसके दरमियान था, जब ब्रिटिश यहां से निकला, ठीक है, इस एरिया से जब ब्रिटिश निकला 1971 में, तो ईरानियन जो फोर्सेस थी उन्होंने कहा कि इस एरिया के अंदर जो है वो 3 इलाके हैं, वो है किसके, इनके हैं। तो पर्शियन गल्फ के दरमियान में जो है ये सारा हिस्सा है, इसने क्या कहा, ये मेरा है। लेकिन सऊदीया ने क्या कहा, यूएई ने क्या कहा, ये हमारा है। अबू मूसा डिस्प्यूट बेसिकली था किसके दरमियान, ये देख लीजिएगा, ये था यूएई, ठीक है, और किसके दरमियान, ईरान के, यूएई और ईरान के दरमियान था। ये कब हुआ था, 1971 में हुआ था अबू मूसा डिस्प्यूट। उसके बाद यमन सऊदी कॉन्फ्लिक्ट होता है 26 मार्च 2015 को होता है। कब होता है, 26 मार्च 2015 को सऊदी अरेबियन कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, यमन और सऊदी अरेबिया का आपस में। कब हुआ था, 26 मार्च 2015 को हुआ था। ये किंग फाहद, ये भी आपने
और करती है किसको, बहरेन को और सऊदी अरेबिया को आपस में। अब ओवर है, बहरेन का क्या है, अल जसरा इलाका, ये आपस में दोनों जुड़े हुए हैं किसके जरिए, किंग फाहद काजवे के जरिए। अच्छा, इसके बाद देखिएगा शत्तुल अरब दरिया। शत्तुल अरब मैंने बताया यहाँ से जो है ना ये रिवर फरात आ रहा है, यहाँ से कौन सा आ रहा है, यहाँ से आ रहा है दजला। तो नीचे जहाँ पे जब पॉइंट था जहाँ पे बसरा पे मिले तो उससे नीचे भी एक दरिया बनता है जिसको क्या कहा जाता है, इसको शत्तुल अरब कहा जाता है। इस दरिया को शत्तुल अरब कहा जाता है, इस दरिया को, ठीक है, शत्तुल अरब। अब शत्तुल अरब जो है रिवर, ये किस में जाके गिरता है, पर्शियन गल्फ के अंदर गिरता है। उसके बाद देखिएगा अरब लीग के बारे में थोड़ा सा। अरब लीग क्या है, अरब लीग बेसिकली बनी थी 22 मार्च 1945 को। ये अरब कंट्रीज की जो ना उससे मिलकर बनी थी, जितने भी अरब ममालिक थे उन्होंने मिलकर बनाई थी। अरब कंट्रीज ने 22 मार्च 1945 को बनी थी, और जिस तरह यूएनओ बने था उसी की तर्ज का इन्होंने बनाया था 22 मार्च 1945 को। इनिशियली इसके 7 मेंबर थे, और बाद में जो है ना इसके बढ़े 24 तक भी गए हैं, अब जो है 25 तक भी गए हैं, अब जो है वो 22 है। रिसेंटली जो है किस किस ने इसको, बल्कि इसके नहीं है वो और है, ठीक है। इनिशियली इसके 7 है और मौजूदा इसके 22 मेंबर स्टेट है। अब मौजूदा अगर पूछ अरब कितने मेंबर स्टेट है, 22 है। अब जीसीसी पे आ जाए, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ये एक इदारा है, इससे बात पूछा जाता है जीसीसी से। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो है बॉडी है, जो कि किसके ऊपर मुश्तमिल है, बहरेन, कुवैत, ओमान, कतर, ठीक है, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड एमिरेट्स। इन स्टेट के ऊपर है। कितनी स्टेट है, 1 2 3 4 5 6 स्टेट के ऊपर जो है ये मुश्तमिल है, ठीक है। 6 मेंबर स्टेट है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ये गल्फ की बनी हुई आपस में तंजीम बनी हुई है। गल्फ वाला की जो मैंने एरिया दिखाया था आपको, मैं दोबारा दिखाता चलूं, कौन सा था गल्फ वाला, ये वाला, ये गल्फ कंट्रीज है, ठीक है। कतर, कुवैत, यूएई, बहरेन, ये सारे क्या है, गल्फ कंट्रीज है। सऊदी अरेबिया जी आप किसने मैसेज किया है, 1 मिनट, वॉइस का इशू आ रहा है? नो सर, ठीक है आवाज आपकी। खालिद साहब आपका नेटवर्क बेहतर नहीं होगा, आप उसे ठीक करें। अच्छा, अब मैं ओपेक क्या है, ओपेक ये बेसिकली ऑयल्स की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया की, जिसको क्या कहा जाता है, ओपेक कहा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनी। ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ऑयल एक्सपोर्टिंग के हवाले से। ये फाइंड आउट की गई थी 14 सितंबर 1960 को, कहाँ पे, बगदाद में, इराक में ये बनाई गई थी। इसके पहले 5 मेंबर थे, ठीक है, जिसमें ईरान था, इराक था, कुवैत था, सऊदी अरेबिया था और वेनेजुएला था। क्योंकि ऑयल के रिजर्व वेनेजुएला के पास बहुत ज्यादा है, बट वो उससे जो है ना उसको बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि उसके ऊपर पाबंदी है अमेरिका की, क्योंकि ये रशियन स्पोर्ट है इसको, वेनेजुएला को। अच्छा, उसके बाद हेडक्वार्टर देखें तो ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये वीना के अंदर शिफ्ट किया गया था ऑस्ट्रिया में 1965 में। पहले कहाँ पे था, जनीवा में। इसका जो सबसे पहला हेडक्वार्टर था वो जनीवा था। उसके बाद 1965 के अंदर इसको शिफ्ट किया गया था, कहाँ पे, ऑस्ट्रिया वीना के अंदर, यूरोप में। उसके बाद जो है 12 इसके मेंबर स्टेट है, मौजूदा जो है वो 12 है, इससे पहले ज्यादा थे। उनमें से 2 जो है वो एक, इसको कौन सा, कतर, कतर ने ओपेक कब छोड़ी थी, 1 जनवरी 2019 को। उसके बाद अंगोला है, उसने कब छोड़ी थी, 1 जनवरी 2024, ठीक है। 2023 भी पूछ सकता है इसमें, 2024 को है ना, 1 जनवरी 2000
अब टोटल कितने मेंबर स्टेट हैं? 12 हैं ओपेक के। इंपॉर्टेंट है जो सबसे ये है, और इसको देखते हैं हम। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन जो है वो क्या है? इसका नाम है ओआईसी का। ये कब बनी थी? ये बनी 25 सितंबर 1969 को बनती है। कहाँ पे? मोरक्को में बनती है, रबत में। इसका जो है पहली मीटिंग हुई थी, ठीक है, रबत के अंदर, मोरक्को में, रबत में। और उस टाइम जो कंट्रीज थे ममालिक, सॉरी 23 ममालिक। उसके बाद इसकी जो सेकंड मीटिंग हुई थी 1974 में, वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद, सॉरी लाहौर में हुई थी। कौन हुई थी? लाहौर में। ओआईसी की जो दूसरी मीटिंग है 1974 में, ये लाहौर में हुई। उस टाइम कौन थे? जुल्फकार अली भुट्टो। और इन्होंने क्या है, काफी इन्होंने काम किया था इसके ऊपर। जो ओल्ड नेम है ओआईसी का, मौजूदा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस था। कॉन्फ्रेंस, जस्ट कॉन्फ्रेंस और कॉर्पोरेशन बदले आपस में, बाकी वही है। ये नाम कब से? 38वें सेशन में किया गया था 2011 में। 38 सेशन में किया गया था ओआईसी का नाम चेंज, कॉन्फ्रेंस से कॉर्पोरेशन रखा गया था। उसके बाद इसकी जो मौजूदा मेंबर्स हैं वो 57 कंट्रीज है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर इसका जिद्दा में है, सऊदी अरेबिया में, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। इसका जो करंट सेक्रेटरी जनरल है मौजूदा, ये पूछता है क्वेश्चन में, आ भी सकता है, वो ऐसे का करंट जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है? हसन ब्राहिम ताहा। ये कहाँ का है? चैड है। चैडियन जो है ना, ये अफ्रीका का है। चैड अफ्रीका का मुल्क है, चैडियन है ये, चैड का रहने वाला है। हुसैन ब्राहिम ताहा। ये कब बना है? 29 नवंबर 2020 को बना है, और अभी तक ये जा रहा है। अच्छा, इसका जो सेक्रेटरी जनरल, ये कितने साल के लिए बनता है? 5 साल का बनता है। अब 2025 में इनका चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन था ओआईसी का? सबसे पहला जब ये बनी थी, शरीफुद्दीन पीरजादा। सॉरी, कौन था? शरीफुद्दीन पीरजादा नहीं था। जो पहला सेक्रेटरी था जनरल था ओआईसी का, वो अब्दुल रहमान था, मलेशिया का अब्दुल रहमान। बाद सेक्रेटरी जनरल जो पाकिस्तान से बने अब तक, वो थे शरीफुद्दीन पीरजादा। पाकिस्तान से ओआईसी का सेक्रेटरी जनरल कौन बना? शरीफुद्दीन पीरजादा बना था। उसके अलावा ओआईसी का जो 48वां सेशन हुआ था रिसेंट फॉरेन मिनिस्टर्स का, वो कहाँ पे हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था, इस्लामाबाद में हुआ था, 15 मार्च 2022 को हुआ। बताइएगा, क्लियर है सबका?